वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हम लोग अक्टूबर महीने के तीसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के 2 हफ्तों की करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और अब हम लोग तीसरे हफ्ते से करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। और अब ये जानेंगे इन करंट अफेयर्स में कि हम लोगों के लिए क्या क्या जरूरी और क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी क्लास को। और ये है हमारा फोन नंबर, जिससे आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो वो यहाँ से आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर चाहे वो क्लास से जुड़ी हुई, पीडीएफ से जुड़ी हुई, वीडियो से जुड़ी हुई चाहिए, वो सब इस नंबर पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा आपके सामने इंपॉर्टेंट डेज लेकर के आती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं। तो आज का हमारा इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट डे और सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाला डे है, वो है वर्ल्ड फूड डे। सबसे ज्यादा इसी पे ही सवाल बने हैं। तो वर्ल्ड फूड डे 2023 में सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्ट कौन करा है इसको? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ये वही FAO है जिसका जिक्र हम पहले भी कई बार अपने वीडियोस में कई बार कर चुके हैं। 16 अक्टूबर को इस बार की थीम आपको दिमाग में रखनी है। जहां पे आप डेज बना रहे हो, जहाँ मैं आपको हर हफ्ते डेज बताती हूँ ना, और आप उसकी मैं आपको थीम भी बताती हूँ। आपने नोट्स बना रखे हैं अपने डेज के लिए अलग से? मैंने बताया था पहले भी कि आप अपना अलग से एक बना लो, जिसमें आप सारे डेज लिखते रहो, क्योंकि डेज से भी सवाल आते हैं, थीम से भी सवाल आते हैं, मैच द फॉलोइंग में आते हैं। इवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज तक में इसके ऊपर सवाल पूछ लिए गए, तो अब तो मैं क्या ही बोलूं। सवाल तो देखो यहाँ से बन सकता है। तो उस प्रकार से आपको यहाँ पर ये जो है वर्ल्ड फूड डे, इससे भी सवाल बन सकता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस दिन उसकी स्थापना की गई थी, इसलिए ये मनाया जाता है। जिसने सबसे पहले बार सजेस्ट किया था उस व्यक्ति का नाम है 1979 में डॉक्टर पाल रेमोनी। उन्होंने इस डे को मनाने के लिए सबसे पहली बार सजेस्ट यहाँ पे किया था। ठीक है भाई। तो अब हमें वर्ल्ड फूड डे के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आप थीम लर्न कर लेना इसकी। इस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, इतना याद कर लेना। ठीक है, हो जाएगा सभी लोगों को याद। तो ये फैक्ट्स हैं, अच्छे से याद करना। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो भी भुखमरी है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा काम करती है। ठीक है। तो वही है, इनके इवेंट्स होते रहते हैं, काफी जगह पर इनके इवेंट्स होते हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है। चलिए, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं कवर करने के लिए, जिन पे हम और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो अगला हमारा आर्टिकल है, इस बार का जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ है, वो इस बार इंडिया ने होस्ट किया है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के लिए। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ पे हुआ है? इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन वो हुआ है इंडिया के महाराष्ट्र की मुंबई। ठीक है। और मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर है, वहां पे किया गया है। और हमारे प्रधानमंत्री भी वहां पर गए थे। और ये 14 अक्टूबर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। ओलंपिक्स तो आप सभी लोग जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके बारे में आप जानते हैं सभी लोग। पूरे वर्ल्ड का एक कोऑपरेशन होता है, क्योंकि इस अब अगली बार जो ओलंपिक्स होंगे 2028 में, उसमें क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, रिटर्न, फ्लैग फुटबॉल, इन सबको ऐड कर दिया गया है। ये प्रॉपर तरीके से गेम्स की फॉर्म में अब ऐड हो चुकी है। ठीक है। और इंडिया ने ये भी बोला है कि 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने में हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और बहुत ईगर है हम लोग इस चीज को आगे करने के लिए, बिकॉज इंडिया के लिए स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने की चीज नहीं है, हमारे लिए लव है, इमोशंस है। जब भी हम लोग यहाँ पर ही खेलते हैं, इंडियंस आर नॉट जस्ट स्पोर्ट्स लवर, वी लिव इन स्पोर्ट्स, है ना। द स्पोर्टिंग लेगेसी ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द एंटायर वर्ल्ड, राइट। एंड सबसे बड़ी बात है स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स में देयर आर नो लूजर्स, देयर आर ओनली विनर्स एंड लर्नर्स, राइट एवरीवन। सो इस तरीके से ये आप सभी लोग जानते हैं। और 40 सालों के बाद ये सेशन इंडिया में हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। और काफी सारी बातें जो है मोदी जी ने यहाँ पर बोली थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि इंडिया की जो स्पोर्ट की लेगेसी पुरानी रही है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस रही है।
और इंडिया जो है चाहे हॉर्स राइडिंग हो, रेसलिंग हो, स्विमिंग हो, सब में टॉप पे रहा है। धनुर्वेद संहिता के बारे में भी उन्होंने बताया था। कोड फॉर आर्चरी, जिसमें हमारी बहुत सारी आर्चरी की स्किल्स आती हैं, वो सब भी हम लोगों को यहाँ पर स्पोर्ट्स लेगेसी के बारे में ही हमें बताते हैं, राइट। तो ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी है कि किसने यहाँ पर क्या किया है, बस इतना भी याद रख लोगे इनफ है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है भाई, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक स्कीम लॉन्च हुई है और स्कीम का का नाम है अमा ओडिशा ना बिन ओडिशा। तो ये एक स्कीम आई है, काफी इंपॉर्टेंट है। बन सकता है सीएम जो है ओडिशा के, उन्होंने इस पूरी स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये क्या है? ओडिशा की कैबिनेट ने इसको किया है, पहले उन्होंने अपने बजट में इसको लिखा था, फिर उसकी कैबिनेट ने इसको पूरी तरीके से अप्रूव कर दिया। वहां के जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक, ये बीजू पटनायक के पुत्र हैं। ये बेसिकली क्या काम करेगा? ये काम करेगा हमारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, किसको? रूरल को, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सही करने के लिए इसका सबसे बड़ा योगदान रहेगा। मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि उड़ीसा में ट्राइबल कम्युनिटीज भी बहुत है और उड़ीसा में गांव परिवार भी बहुत है। तो उस हिसाब से जो हमारी पंचायत है उसको असिस्टेंस देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि सरकार जो है उड़ीसा की कैबिनेट, वो 50 लाख तक का यहाँ पर जो है वो पैसा असिस्टेंस देगी, ताकि वहां की जो पंचायत है वो पाठ पूजा, वहां पे जितने भी पुरानी अच्छी अच्छी साइट्स हैं जो कि अच्छी बन सकती हैं, टूरिस्ट प्लेस बन सकती हैं, तो उनको ये सब प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर फंड अलग से निकाला गया, 50 लाख रुपए हर पंचायत को दिया जाएगा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी भी हो, अभी इतना पैसा रखा गया है, ताकि जगन्नाथ कल्चर, क्योंकि जगन्नाथ के लिए फेमस है, आपको पता है उड़ीसा, तो ये सब कल्चर को प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा कहते हुए जो वहां के सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने इस पूरे की यहाँ पर स्टार्ट करा है। उड़ीसा बहुत फेमस है हर चीजों के लिए, उड़ीसा ज्योग्राफी में बहुत पढ़ने पड़ता है अपने को। जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप इंडियन ज्योग्राफी में, मतलब मुझे जहां तक ऐसा आभास हो रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि भाई इंडियन ज्योग्राफी में बच्चा लोग सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं? उड़ीसा, क्योंकि वहां वहां पे मिनरल्स बहुत मिलते हैं। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? खनिज खूब मिलते हैं। दूसरी चीज, उड़ीसा में रिवर्स भी बहुत ज्यादा है, जैसे वहां पे अभी रिवर न्यूज में रहती है महानदी, ऋषिकुल्या, दया नदी। अब वहां पे एक फेमस लेक भी है, एक लेक वहां की बहुत ज्यादा ही फेमस है, दैट इज चिलिका लेक, है ना भाई। चिलिका लेक बहुत फेमस हो जाती है वहां की। तो उड़ीसा अपने आप में छोटी छोटी चीजों को लेकर के काफी ज्यादा अलग अलग बातों के लिए न्यूज में रहता है। उड़ीसा अपने आप में बेहद जरूरी है पढ़ के जाना, आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, मैं आपको, आप सभी लोगों को ये बात कहूंगी कि सब लोग अच्छे से तरीके से उड़ीसा के जितने भी फैक्ट्स हैं, जब भी ज्योग्राफी पढ़ो, पढ़ के जाना। उड़ीसा में लिख रही हूँ या आपके लिए लिख रही हूँ, ताकि आप लोग रिवाइज कर लो सारी चीजों को कि भाई उड़ीसा में ये चीजें फेमस है। उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर उसकी कैपिटल है वहां की, आप लोग ये बात को भी जानते हैं। और उड़ीसा जो है, पहले इसका नाम ओडिशा हुआ करता था, ORISSA, फिर नाम इसका क्या बन गया? ओडिशा। कब हुआ? 2011 में ये नाम बदला गया है। ठीक है, और अच्छी खासी एसटी पॉपुलेशन रहती है यहाँ पर। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं, जब हम लोग यहाँ पर अपना जनगण मन नेशनल एंथम पढ़ते हैं, तब हम ये देखते हैं ना, वहां पे बोलते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग। तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा तो आप लोगों को ही पता है, द्रविड़ मतलब साउथ है, उत्कल एक शब्द आपने और देखा है, उत्कल, और बंग मतलब बंगाल। तो भाई ये उत्कल शब्द से क्या अभिप्राय है? ये उत्कल जो है वो उड़ीसा का पुराना नाम है। ठीक है, तो ये नाम जनगण मन में जो आता है उत्कल, वो उड़ीसा को रेफर करते हुए आता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिए। अब बात करें उड़ीसा में कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल पॉइंट्स की, तो देखिए वहां पे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स भी आपको मिलेंगे, जैसे कि उड़ीसा का बड़ा ही फेमस नेशनल पार्क है भिट्टरकनिका नेशनल पार्क और सिमली पाल। ये दो रट लो मेरे साथ, भिट्टरकनिका, सिमली पाल, याद हो जाएगा, रट लो। वहां पे डैम है, एक ही इंपॉर्टेंट याद कर लो, हीराकुड डैम। कौन सी नदी पे है? महानदी पे। ये इंडिया का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट डैम है। यहाँ पे टेम्पल है, कौन सा? कोणार्क सन टेम्पल। देखो ये तो सभी जानते हैं, अगर आप में से ये बात कोई नहीं जानता ना, तो बहुत गलत कर रहे हो, अपनी पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है भाई, ये
कोणार्क सन टेम्पल पुरी एरिया में है। अच्छा, चलो ये तो पता है आपको कि ये है कोणार्क सन टेम्पल। सवाल ये बनता है कि कोणार्क सन टेम्पल बनाया किसने था। ठीक है, मेन सवाल तो ये बनता है कि ये बनाया किसने है। तो देखिए, ये जो कोणार्क सन टेम्पल का जो बनाया है, ये नरसिम्हा देव ने यहाँ पर बनाया है। ठीक है भाई, ये भी आप याद रखिएगा। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के नरसिम्हम देव थे, उनके द्वारा ये बनाया था। आता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो उड़ीसा जो है, जिसको आप अच्छे से जानते हो, उड़ीसा के बारे में ये सब फैक्ट्स पढ़ के जाना। ठीक है, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल को बनाया गया था हमारा उड़ीसा, इसलिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जितना मुझे अभी दिमाग में आ रहे हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बताई हैं चीजें। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर्स भी है। ये भी बन सकता है एग्जाम में। तो कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1966। क्योंकि यूपीपीसीएस, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, इन सब एग्जाम्स में ना ये हेडक्वार्टर्स को मैच ऑफ द फॉलोइंग करने के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। सो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक उड़ीसा में एस्टैब्लिश्ड है। कहाँ पे है? कटक। कटक भी जगह है ना, आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, तो मेन नदियां नदियां याद हो गई थी ना सबको? नदियां भी मैंने आपको लिखवा दी थी। ठीक है, रिवर्स भी मैंने आपको बता दी थी। रिवर सबसे पहली कौन सी थी? ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, दया। ठीक है, ये मैंने लिखवा दी थी। एक और याद कर लो मेरे कहने पे, सुवर्ण रेखा और बैतरानी। ये 6 रिवर्स रट लो, ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, उड़ीसा में काफी ज्यादा साइक्लोन्स की एक्टिविटी भी रहती है, बट कोई ना, आप अभी ये याद कर लो। वहां पे आप याद कर लो सिमलीपाल और भितरकनिका, याद रट लेना, बाद में मत कहना कि बताया नहीं गया था, बताया जा रहा है आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक क्रोकोडाइल्स भी मिलती है, जिसका नाम है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। ठीक है, ये क्रोकोडाइल्स की स्पीशीज यहाँ पर आपको देखने को। बाकी चिलिका लेक तो आपको रटना ही रटना है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक यहाँ पर मैं एक फैक्ट और लिखवाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे एकदम से दिमाग में आ रहे हैं ये सारे फैक्ट्स। चिलिका लेक में आपको एक डॉल्फिन्स मिलेंगी। अब डॉल्फिन्स की कैटेगरी कौन सी? डॉल्फिन्स पे अलग अलग तरीके की होती हैं, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन, और एक तीसरी कैटेगरी होती है इर्रावेडी डॉल्फिन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई, काफी सब कुछ बता दिया उड़ीसा के बारे में, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये याद हो जाएगी उड़ीसा की स्कीम, अमा उड़ीसा, नाबिन उड़ीसा। आर उड़ीसा, न्यू उड़ीसा। न्यू उड़ीसा कब बनेगा? जब जितना भी फंड दिया जा रहा है वो बेटर तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, तभी उड़ीसा जो है वो बेटर बन सकता है। तो उसी रिस्पेक्ट में ये बोला गया है। चलो अगला बढ़ते हैं आगे। अब ये आता है हमारा भाई ब्लू कॉलर जॉब्स के ऊपर। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसी के हिसाब से मैंने डेटा लिया है। ऐसा बोला जा रहा है कि भाई जितनी भी महिलाएं हैं, फीमेल्स हमारी, वो ब्लू कॉलर जॉब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी इंक्रीज हो रहा है उनका कंट्रीब्यूशन। तो पहले तो देखो, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये ब्लू कॉलर जॉब्स का मतलब क्या होता है। ब्लू कॉलर जॉब्स का मतलब होता है जो कि वर्किंग क्लास होते हैं। वर्किंग होता है ना, एक तरीके से वर्कर्स होते हैं, लेबर की तरह काम करते हैं, जिनको घंटे के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है। ठीक है, ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि वो ज्यादातर ना लोग ना, ये जो जितने भी ऐसे काम होते हैं ना, ये डार्क कपड़े पहनते हैं, क्योंकि डार्क कपड़ों में ना फिर अगर कोई निशान पड़ गया, कोई स्टेन हो गया, कोई दाग लग गया तो दिखता नहीं। तो इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले प्लांट ऑपरेटर्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले, आपने देखा होगा इनकी ड्रेसेस जो है वो बिल्कुल डार्क डार्क कलर की होती है, इसीलिए होती है। ब्लू कॉलर पहले ऐसा कहा जाता था कि ये बिल्कुल लो एजुकेटेड और लेस स्किल्ड लोगों के लिए, जबकि ऐसा आज के टाइम पे परसेप्शन चेंज हो रहा है। तो इन ब्लू कॉलर जॉब्स में ऐसा रिपोर्ट आया है कि बहुत ही कॉमन तरीके से जितने मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और ये सारी चीजें हैं, इसमें वुमेन का जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ से ये शब्द जो है ना वो निकल के आया है। ठीक है भाई, समझे बात को? तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, हो जाएगा ना? ऐसे व्हाइट कॉलर भी होते हैं, व्हाइट भी बड़े फेमस है, इसीलिए व्हाइट फेमस होते हैं, जो कि हाई सैलरी में काम करते हैं। ठीक है, बाबू लोग कहते हैं ना जिनको, बाबू लोग पूरा व्हाइट कॉलर बना करके जा रहे हैं,
उन्हें कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, आईएएस आईपीएस। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जिनके हाथ गंदे नहीं होते, व्हाइट, साफ 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 सुथरे गए, साफ सुथरे आ गए। बाकी क्या होता है ना, लेबर लोगों को काम करना पड़ता है, हाथ से यूज करना होता है, तो उनको हाथ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ठीक है भाई, उसे हम कहते हैं व्हाइट कॉलर। तो इस प्रकार से आपको ये सारे फैक्ट्स दिमाग में रखने हैं, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर। ठीक है, ये सब ना, इस टाइप की जितनी भी चीजें होती है ना, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। कल को हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इनका मैच द फॉलोइंग पे आ जाए, बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या चीज है। आजकल तो एक और भी बड़ा फेमस हो रहा है, आप लोगों को सुन के बड़ी हंसी सी आएगी, लेकिन पिंक कॉलर भी बोलते हैं भाई। पिंक कॉलर भी अब महिलाओं के साथ जोड़ दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, ज्यादातर इसमें क्या करते हैं, वैसे तो ये बोलते हैं कि ये वाली पिंक कॉलर जॉब्स वो होती हैं जिसमें लोगों के साथ आपकी केयरिंग इन्वॉल्व होती है, आप केयर करते हो, इमोशनली जुड़े हुए होते हो लोगों के साथ। तो वो वैसे ज्यादातर कौन होती है, पिंक कॉलर में महिलाएं होती हैं। तो टीचिंग हो गया, नर्सिंग हो गया, सोशल वर्क करना हो गया, किसी की देखभाल करना हो गया, ट्रीटमेंट देना हो गया, वो सब जॉब्स जो है वो एक तरीके से पिंक कॉलर जॉब्स के रूप में क्लासिफाई की जाती है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है पिंक कॉलर जॉब्स को। तो आपकी ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, पिंक कॉलर हो गई। ऐसी रेड कॉलर भी होती है। ठीक है, अलग अलग है, बस कुछ नहीं है, कॉलर के नाम से अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिए, मुझे भी नहीं समझ में आता इतना क्या ही है। पर चलो कोई ना, जो भी है थोड़ा बहुत हमें आइडिया जरूर होना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल हमसे पूछा जाता है। सवाल नहीं आते तो काहे ही पढ़ते ना, सवाल आते हैं तो इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा अपने को तो। उसके बाद एक रेड कॉलर भी पढ़ लो भाई, मेरे साथ ही पढ़ लो सारा कुछ ये वाला, डन हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। रेड कॉलर जॉब्स वो होती हैं जो कि प्राइमरी, जो हमारे क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं। प्राइमरी का मतलब कि सबसे प्राथमिक क्षेत्र में है। ठीक है भाई, क्योंकि उनका आउटडोर वर्क बहुत ज्यादा होता है, बाहर की तरफ काम करना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, रॉ मटेरियल में काम करना, नेचुरल रिसोर्स, माइनिंग, फिशिंग, डेयरी, इन सब में काम करता है ना प्राइमरी। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा ये चीज तो। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, रेड कॉलर जॉब्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे कटी बिहू। कटी बिहू जो है उस ओकेजन के लिए, यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सबको ग्रीट किया है। उसी से सवाल बनते हैं कि कटी बिहू जो है वो किस तरीके का फेस्टिवल है। बिहू सुना होगा नाम तो कटी बिहू एक तरीके से दूसरा बिहू फेस्टिवल है, जिसमें राइस की सैपलिंग्स हो गया, और कोंगाली बिहू के नाम से भी ये जाना जाता है। असम का फेस्टिवल है, पूरी तरीके से असम के लोग इसको मनाते हैं। और अर्दन लैम्प्स को जलाना, अर्दन लैम्प्स का मतलब होता है मट्टी के दिए वगैरह को जलाना। तो असम के लोगों को ये मनाया, असम के लोग यहाँ पे इसको अच्छा खासा मनाते हैं। अक्टूबर के महीने में मनाते हैं। लोग पूजा करना, असम के कपड़े पहनना, भगवान को चढ़ाना, ये सब चीजें करते हैं। और अपना खाना बनाते हैं जो उनका खुद का फेमस खाना है, जैसे कि पीठा और लारू, ऐसे सब खाने को बनाते हैं। बिहू के अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, एक तो खुद ही बिहू होता है ना। एक और बिहू भी होता है जिसे कहते हैं रोंगाली बिहू। ये कोंगाली है, वो रोंगाली है। तो ये दो अलग अलग तरीके के बिहू होते हैं। ये बिहू जो है ये वाला, ये अप्रैल में मनाया जाता है। खैर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट था, उतना याद कर लो, जितना अभी बताया ना उतना याद कर लो। ठीक है भाई, आगे बढ़े इसके बाद। अगला है भाई, अभी हाल फिलहाल में ये खबर आई है, देखने को मिला है, इसकी काफी सारी पिक्चर्स वगैरह देखने को मिली थी, कि जो पुडुचेरी है उसका जो कलर है ना वो रेड हो गया है एल्गल ब्लूम की वजह से। तो अभी हमारा जो टॉपिक हो गया वो एल्गल ब्लूम आ गया, कि पुडुचेरी में, मतलब पुडुचेरी में पूरा नहीं, वो काफी हद तक वहां पर जो, वहां की जो लेक्स है, वहां पे काफी ज्यादा ये देखने को मिला है कि वहां का जो पानी है वो रेड रेड से टर्न होता जा रहा है। बीच जो बेसिकली वहां की है, ठीक है, वहां पर एक वाटिकुपम बीच है, गांधी स्टैचू है, ये सब काफी रेड में होता जा रहा है। सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करें तो ये सब पता चला। क्यों? कई बार क्या होता है, जो एल्गी होता है उसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है,
ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से वो आपको साफ दिखने लग जाता है। ग्रीन, ब्लू ग्रीन, रेड, ब्राउन, इजीली दिखने लग जाता है। ठीक है, तो वो वहां पर आपको वाटर जो है वो इजीली नजर में आने लग गया, जिसकी वजह से वहां पे फिश और बाकी जो क्रिएचर्स हैं उनकी भी डेथ होने को देखने को मिल गई। अब ब्लूम जो है, एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है अगर किसी की, तो उससे क्या होगा कि वो एकदम सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा। सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा तो सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी। अब सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो सनलाइट नहीं दिखेगी अगर, तो हमको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्गल ब्लूम की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, हार्मफुल होते जा रहे हैं वो वाले, और इसकी वजह से कलर क्या हो जाता है, उसका कलर हो जाता है रेड। तो रेड टाइड वर्ड कहीं पर भी आएगा, याद रखिएगा, रेड टाइड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम। ठीक है, और वहां पे रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनकी भी डेथ होनी शुरू हो जाती है इसी की वजह से। तो ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही थी कि ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक सबको? अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इक्वाडोर के प्रेसिडेंट का आर्टिकल है। अभी हाल फिलहाल में काफी छोटी उम्र के 35 ईयर्स ओल्ड एक प्रेसिडेंट बने हैं, डेनियल नोबोआ। अभी इलेक्शंस हुए हैं वहां पर, तो डेनियल नोबोआ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए बने हैं। साउथ अमेरिका में एक कंट्री आती है, अक्टूबर में ही हुए थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं इक्वाडोर के। और 52% वोट इनको मिले थे, और 48% वोट लुइजा गोंजालेस थे, उनको मिले थे। ठीक है, इक्वाडोर की कैपिटल क्या है, इक्वाडोर की कैपिटल है क्वोटा, या क्यूटो भी पढ़ते हैं कई बार इसको, वो इसकी कैपिटल है। ठीक है भाई, तो ये छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, बस इतना दिमाग में रखना है कि इक्वाडोर के अभी यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बने, क्योंकि एग्जाम में सीधा सवाल बन सकता है कि इक्वाडोर के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। एग्जाम में सीधा नाम पूछते हैं, कोई और डिटेल इधर उधर की नहीं पूछते, नाम डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी आ रहा है टी क्राइसिस। अभी हाल फिलहाल में एक पेपर रिलीज हुआ है जिसका नाम है, पेपर पढ़ेंगे पहले तो, एक पेपर है जिसका नाम है टी सिनारियो 2023 इंडियन टी एसोसिएशन का, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया की जो टी का सिचुएशन है वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसकी वजह से चाय की जो पूरी एक बनाने की कॉस्ट होती है, बेचने की कॉस्ट होती है, वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये टी बोर्ड ऑफ इंडिया असल में 1953 में बनाया गया था। अब टी सबसे ज्यादा उगती आपको पता है दार्जिलिंग के एरिया में है, वेस्ट बंगाल में। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स रखे गए हैं वो भी कहाँ रखे गए हैं, कोलकाता में। ठीक है, टी 19 टी बोर्ड जो है ना वो 1953 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, लेकिन टी बोर्ड ने जो अपना काम करना शुरू किया है वो अप्रैल 1954 में किया था। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। जो हमारा टी बोर्ड है ये किसके अंडर काम करता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री। कॉमर्स मिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसमें टोटल 31 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं, हर 3 साल बाद इसको बनाया जाता है। हेडक्वार्टर्स इसके कलकत्ता बने हुए हैं। तो इस तरीके से ये टी बोर्ड के बारे में याद रखिएगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये पूरी तरीके से काम करता है। तो ये सब सवाल भी हमसे इसमें सीधा सीधा पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए आप, इन सब पूरे फैक्ट से आप क्या समझे, कि जैसे देखो ये टी बोर्ड है, आपको भी पता है टी जो है वो इतनी ज्यादा हमारे लिए, इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है इसका, आप सभी लोग जानते हैं इंडिया टी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। इवन हम टी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, सबको पता है यार, चाय पीना कितनों को पसंद है, सबको ही बहुत पसंद है। तो उसी प्रकार से टी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब आपको बेसिकली इसमें यही याद रखना है कि हमारे इंडिया में हर एक किसी ना किसी एंटाइटी के लिए, किसी ना किसी एडिबल आइटम के लिए अलग से एक बोर्ड जो है वो एस्टैब्लिश किया जा चुका है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले टी बोर्ड की, तो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट टी बोर्ड है ना, जो चाय के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस है यार चाय तो। ठीक है, ऐसे ही एक कॉफी बोर्ड भी है। ठीक है, ऐसे ही एक कॉटन बोर्ड भी है, और ऐसे ही मैं बात करूं अगर, तो एक जूट बोर्ड भी है। तो इस प्रकार से हमारे इंडिया में काफी सारे टाइप ऑफ बोर्ड्स जो है वो एस्टैब्लिश्ड हैं, जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और उस चीज को, जो भी प्रोडक्ट है उसको बेटर करते हैं। अब तो देखो, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि चाय क्या है,
ये चारों तो चलो एग्जिस्ट करते ही हैं, साथ ही साथ अब एक नया बोर्ड भी बनाने की बात करी गई है, वो है टर्मरिक बोर्ड। तो बोर्ड्स की कमी नहीं है भारत के अंदर, क्योंकि इन सब चीजों को अगर हमें इम्प्रूव करना है, मतलब इन सब को अगर आप कह लीजिए कि इन सब का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें कितना माल बन रहा है, कितना इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अगर ये सारी चीजें एक तरीके से लेकर के आनी है और भारत को एक एक्सपोर्ट हब, ये सुना है ना वर्ड सबने, कोशिश तो की जा रही है इस चीज की भी कि हम भारत को क्या बनाएंगे, हम भारत को एक नया एक्सपोर्ट हब बनाएंगे। तो अगर हम ये सब चीजें चाहते हैं, हम अगर ये सारी चीजों को चाहते हैं कि ये चीजें हमारे भारत में हो, एस्टैब्लिश हो, तो उसके लिए अपने को बोर्ड्स बनाने होते हैं, क्योंकि अब हम टर्मरिक में भी टॉप कर रहे हैं, है ना, इसे टर्मरिक बोर्ड भी बना दिया। तो ये बहुत जरूरी है चीजें, जो बोर्ड्स को एस्टैब्लिश किया गया है, ये मेरे हिसाब से काफी अच्छे स्टेप है, जो कि होने भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हीं एस्टैब्लिशमेंट्स की वजह से क्या इंप्रूवमेंट हो जाती है, एक्सपोर्ट, है ना। अब टी और कॉफी है, ये दो आइटम्स कैसे हैं, एडिबल आइटम्स हैं, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री में आ गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये कॉमर्स के ऊपर और इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। वही अगर मैं जूट और कॉटन की बात करूं, तो जूट और कॉटन हमारा कोई एडिबल आइटम तो है नहीं, तो टेक्सटाइल्स हैं दोनों ही। तो ये दोनों कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। क्लियर हुई बात। सो इस प्रकार से आपको ये दिमाग में रखना है। अब टी कॉफी को साथ जोड़ के पढ़ना शुरू करो, कॉटन और जूट को साथ पढ़ना शुरू करो, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा किसके अंडर आना चाहिए, वो आप डिफरेंशिएट इजीली कर पाओगे। समझे बात को। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं ये चीज आपको पढ़ा रही हूँ अलग से। ठीक है। अब आप सोचेंगे मैम कॉटन जूट बता दिया तो सिल्क क्यों नहीं बताया, तो भाई सिल्क भी तो एक बहुत बड़ा इंडिया प्रोड्यूस करता है ना, इंडिया तो सिल्क भी प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, असल में ना सिल्क बोर्ड कोई बहुत बड़ा कोई बोर्ड नहीं है, असल में सिल्क का एक अलग से नाम है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड करके, तो वो एक अलग से बनाया गया। ठीक है, जहाँ पे ऑफिसर्स काफी ज्यादा हैं सिल्क के, तो उस जगह पे सिल्क का बोर्ड बना दिया गया, दैट्स इट। तो आपको इसी तरीके से ये सारे बोर्ड्स को दिमाग में रखना है। तो अब इन बोर्ड्स के हेडक्वार्टर्स जो है वो मैं आपको नहीं कराऊंगी, बोर्ड के हेडक्वार्टर्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में खुद से बताने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी है, हेडक्वार्टर्स की इन्फॉर्मेशन आप लोग खुद से बताएंगे। तो ये हमारे आज के आर्टिकल सारे कंप्लीट हुए। अब है ये कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, जिसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री आसियान ग्रुपिंग की मेंबर है। आसियान कई बार डिस्कस किया हमने अपनी वीडियोस में। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें इंडिया नहीं है पहली बात तो, क्योंकि साउथ ईस्ट है एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ साउथ ओनली, साउथ एशिया, राइट। तब साउथ ईस्ट एशिया में इनमें से कौन सी कंट्री पार्टिसिपेंट है, उसका ये सीधा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है। तो लाओस, ब्रुनाई, थाईलैंड, वियतनाम, पापुआ न्यू गिनिया एंड फिलीपींस, इनमें से बताना है आपको। इनमें से सारी कंट्रीज पार्टिसिपेंट है एक्सेप्ट पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया पार्टिसिपेंट नहीं है, जबकि लाओस, ब्रुनाई, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था, ये सारे इसके पार्टिसिपेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट सी, दैट इज ओनली 5। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर्स वीकली। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में अवेलेबल कराई जाएगी। बाकी आप लोगों को इसमें से डेज, इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक सेशन, और 2028 में कौन सा नया स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में ऐड हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्रिकेट, वो भी आपको दिमाग में। पिंक कॉलर जॉब्स, व्हाइट कॉलर जॉब, ये सब में डिफरेंस जो बताया है वो सब भी रट के जाना है। ब्लू कॉलर, फिर कटी बिहू कहाँ का फेस्टिवल है, पुडुचेरी, एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम का क्या मतलब होता है, एल्गल ब्लूम क्यों होता है, किस रीजन में, किसकी वजह से, एक्सेसिव होने की रीजन की वजह से। अभी इक्वाडोर में कौन से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया है, किसको उन्होंने डिफीट किया है, इक्वाडोर कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन, एंड इक्वाडोर की जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो मैंने बताई है क्लास में अभी, प्लस उसकी कैपिटल, ये सब भी कवर करना है। और टी सिनेरियो, पूरा टी बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टी बोर्ड के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन बताई है, टी कॉफी वगैरह वगैरह सारे बोर्ड्स के बारे में पढ़ के जाओ। क्लियर है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।